देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आज चर्चा करेंगे ओबीसी आरक्षण की ओवरहॉलिंग कैसे होगी और रोड़ी आयोग के आंकड़े कैसे बदलेंगे सिस्टम को, ये आपको समझाएंगे। देश में आरक्षण की बात होती है तो दो फाड़ होने लगता है। कोई कहता है कि रहना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं रहना चाहिए। कोई फायदे गिनाता है तो कोई नुकसान। पर फिर भी देश में आरक्षण जारी है और सियासत में, नौकरी में, शिक्षा में, करियर में इसकी भूमिका भी बड़ी है। इसके पीछे ये सोच थी कि समाज में सभी वर्ग मुख्य धारा से जुड़े और सबको बराबर का मौका मिले। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? देश में आरक्षण की तस्वीर आखिर क्या है और अब रोहड़ी कमीशन की रिपोर्ट पर क्या बदलने जा रहा है या बदल सकता है, आज हम आपको सब बताने जा रहे हैं। देश में धीमे स्वर में ही सही एक बार फिर आरक्षण की आवाज चर्चाओं में तेज है। ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने 2017 में जस्टिस जी रोहड़ी की अगुवाई में आयोग का गठन कर ऐसी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का उपवर्गीकरण करने का फैसला लिया है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गई है। नए रोहड़ी आयोग की रिपोर्ट जल्द आने वाली है और जानकारी के मुताबिक आयोग ने जो आंकड़े जुटाए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसके तहत ओबीसी में शामिल 1000 से ज्यादा ऐसी जातियां हैं जिन्हें इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आयोग ने अगले महीने से देश के उन 11 राज्यों के साथ चर्चा शुरू करने की योजना बनाई है जो पहले से ही अपने यहां अलग अलग आधार पर ओबीसी आरक्षण का बंटवारा कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन राज्यों में आरक्षण कोटे का बंटवारा किसी एक तय फॉर्मूले पर नहीं बल्कि वोट बैंक के लिहाज से किया गया है। ऐसे में किसी राज्य में इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है तो किसी राज्य में 3, किसी राज्य में 4 और 5 श्रेणियों तक इसका बंटवारा किया गया है। रोहड़ी आयोग का मानना है कि जुटाए गए आंकड़े और तथ्य के आधार पर ओबीसी आरक्षण के सब कैटेगराइजेशन की तैयारी में है। मौजूदा समय में देश में ओबीसी की करीब 2600 जातियां हैं जिनके लिए नौकरियों और दाखिले में 27% का आरक्षण है। बावजूद इसके पूरा आरक्षण ओबीसी की 600 जातियों में ही बंट जाता है। इनमें भी करीब 100 ऐसी जातियां हैं जो इसका आधे से ज्यादा लाभ ले जाती हैं। हालांकि इनकी जनसंख्या भी ज्यादा है। ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण देश के 11 राज्यों में पहले ही किया जा चुका है। हालांकि यह वर्गीकरण राज्य सूची के आधार पर किया गया है। जिन राज्यों में यह वर्गीकरण किया गया है उनमें आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, हरियाणा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है और जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी शामिल है और महाराष्ट्र भी शामिल है। अब हम आपको समझाते हैं कि देश में आरक्षण की आखिर क्या कहानी है। आजादी के पहले प्रेसिडेंसी रीजन और रियासतों के एक बड़े हिस्से में पिछड़े वर्ग यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी की नौकरी देने के लिए आरक्षण शुरू किया था। यह भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण देने वाला पहला सरकारी आदेश था। इसके आगे की कड़ी साल 1908 में आई जब अंग्रेजों ने प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण शुरू किया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने सरकारी आदेश जारी किया जिसमें गैर ब्राह्मण के लिए 44%, ब्राह्मण, मुसलमान, भारतीय, एंग्लो ईसाई के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण दिया गया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम यानी कि 1935 में सरकारी आरक्षण को सुनिश्चित किया गया। 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई। अब सवाल ये आता है कि आखिर देश में आरक्षण क्यों आया? तो आरक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्यों में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई थी जिससे समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले। अब आपको बताते हैं कि केंद्र का आखिर क्या पैमाना है आरक्षण बांटने का। आरक्षण को लेकर देश में अगर इसकी बात करें तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% तय किया गया है। यानी कुल आरक्षण देश में 49.5% है। बाकी 50.5% आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है जो कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी खुला है। इसके अलावा आरक्षण से जुड़ी खास बात यह है कि 15 4 के और 16
4 के तहत अगर साबित हो जाता है कि किसी समाज या वर्ग के शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो आरक्षण दिया जा सकता है। 1930 में एचवी स्टोर कमेटी ने पिछड़े जातियों का दलित वर्ग, आदिवासी और पर्वतीय जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी में बांटा था। तो भारतीय अधिनियम 1935 के तहत दलित वर्ग को अनुसूचित जाति और आदिम जनजाति को पिछड़ी जनजाति नाम दिया गया था। देश में आरक्षण का फार्मूला तो यही है, लेकिन राज्यों ने इसे अपने हिसाब से जातियों और वर्ग को मौका देने के लिए कैसे इस्तेमाल किया है वो समझाते हैं। महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16% दिया गया है और मुसलमानों को 5% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 69% आरक्षण लागू किया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र में 52 और मध्य प्रदेश में कुल 50% आरक्षण लागू किया गया है। आरक्षण की बात हो और मंडल कमीशन का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी लगती है। तो शॉर्ट में हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 6 सदस्यों के साथ मंडल कमीशन बनाया था, जिसकी निगरानी बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी नारायण मंडल कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट 1980 में आई। मंडल आयोग ने जातियों को आरक्षण के सूत्र में बांधने के लिए सन 1931 की 60 वर्ष पुरानी जनगणना को अपनी रिपोर्ट का आधार बनाया था, जिसमें 3743 जाति और समुदाय शामिल थे, जिन्हें ओबीसी का दर्जा देने के साथ तत्कालीन आरक्षण यानी कि 22.5% में इजाफा करके 27 तक करने का सुझाव दिया। 9वें लोकसभा चुनाव में भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की गई। सामाजिक न्याय के मसीहा वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पिछड़ी जातियों को आरक्षण पर बनी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। मंडल कमीशन लागू होते ही देश भर में आरक्षण को लेकर आग लग गई। आरक्षण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए और देश भर में कई हिंसक झड़प भी हुई। 19 सितंबर 1990 को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र एसएस चौहान ने आरक्षण के विरोध में आत्मदाह कर लिया। वहीं 24 सितंबर 1990 को पटना में आरक्षण विरोधियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस फायरिंग में 4 छात्रों की मौत हो गई। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर सियासी रोटियां भी खूब सेकी। समय समय पर आरक्षण को खत्म करने तो उसके रिव्यू की मांग होती आई है, लेकिन अब फिर से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के चर्चा में आने से मुद्दा गर्म है और देखना है कि क्या फिर से इसमें कोई बड़ा बदलाव होगा। आरक्षण की अब आगे की कहानी क्या होगी। किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।